Assalamu alaikum. I'm Jibran Sheikh, and in today's lecture, we're going to discuss the standalone risk analysis with respect to the other techniques we talked about at the start of this topic. And today, it's going to be the last lecture related to this topic. We're going to leave the simulations such as Monte Carlo simulation at the end, and इन दैट लेक्चर और वो जो आखिरी लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर हम ये सिमुलेशन रन करना सीखेंगे ऑन एक्सेल, उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट होता है. लेकिन बिफोर वी गो ऑन टू दैट वी आर गोना डिस्कस जनरल सी डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू अदर टेक्निक्स. और वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, लेट्स स्टार्ट. जिसमें होगी सेंसिटिविटी एनालिसिस होगी, एंड वी आर गोना डिस्कस ब्रेक इवन एनालिसिस. सिनेरियो एनालिसिस की जहाँ तक बात है इसमें था दैट इंक्लूडेड डिसीजन ट्री एनालिसिस जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी. सिमुलेशन वगैरह के हम डिस्कशन करेंगे, नॉट इन ग्रेट डिटेल, जस्ट एन ओवरव्यू. डिसीजन ट्री का वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. रिस्क मैनेज कैसे किया जाता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. प्रोडक्ट रिस्क एंड ऑल ऑफ दिस. और लास्ट but not least is going to be how financial institution analyze risk. कि वो कैसे रिस्क को एनालाइज करेंगे, और प्रैक्टिस में हाउ डू यू इन प्रैक्टिस एनालाइज रिस्क. देखें, जहाँ तक बात आती है कि कहने की सिर्फ यानी थ्योरेटिकल या उसकी बात आती है थ्योरी की, या एज फार एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न दैट इज क्वाइट सिंपल. हम कोई न्यूमेरिकल वगैरह लेके सिनेरियो लेके कर लेते हैं. लेकिन रियल लाइफ में आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस की हो सकती हैं या ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रॉब्लम फेस कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग दीज टेक्निक्स. दैट्स एन ओवरव्यू जस्ट फॉर सेक ऑफ रिव्यू, यानी कि रिव्यू या रिफ्रेश करने के लिए. सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिनेरियो एनालिसिस है जिसमें डिसीजन ट्री वगैरह वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दीज. मार्केट एनालिसिस ये भी हमने देख चुके हैं काफ़ी हद तक. नाउ वी आर गोना डिस्कस सोर्सेज एंड पर्सपेक्टिव रिस्क. और इसमें क्या होगा, सोर्सेज ऑफ रिस्क जो हैं या सोर्सेज ऑफ रिस्क किस वजह से आ सकता है. एज जस्ट फॉर रिव्यू पर्पसेस हमने क्या कहा था स्टार्ट में भी, रिस्क को हम लेंगे इक्वल टू रिस्क वुड बी इक्वल टू अनसर्टेनिटी. यानी कि हम अज्यूम यही करेंगे रिस्क और अनसर्टेनिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ सेम, दोनों एक ही चीज़ें हैं. और हमने देखा भी था कि एट स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स के हमने अनसर्टेनिटी को कैसे रिस्क में चेंज कर सकते हैं. वो किस तरह होती है, बाय एलोकेटिंग यानी प्रोबेबिलिटी एलोकेट करके हम क्या अनसर्टेनिटी को रिस्क में चेंज कर देंगे. इसमें देखें दो तीन चीज़ें जो हैं, एक तो होगा कंपेटिटिव रिस्क है, प्रोजेक्ट रिस्क स्पेसिफिक यानी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क क्या है, वी हैव डिस्कस दोस. और इसके क्या है कंपेटिटिव रिस्क के कंपटीशन से आपको क्या रिस्क आ सकता है. इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क क्या है, दैट वुड बी रिलेटेड टू इंडस्ट्री. इंडस्ट्री एज अ होल से मुराद क्या होगी. फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल की अगर आप बात करते हैं, पाकिस्तान की अगर बात करें, कॉटन टेक्सटाइल में सबसे बड़ा रिस्क क्या है इन आजकल जो कंपनीज फेस कर रही हैं, या प्रीवियस 2-4 सालों में भी जो इशू आया था, दैट वाज रिलेटेड टू शॉर्टेज बिजली की शॉर्टेज की वजह से उन्हें जो था कि पूरी इंडस्ट्री को रिस्क था कि उनकी प्रोडक्शन वगैरह कंटिन्यू नहीं हो रही थी. मार्केट रिस्क क्या है, मार्केट रिस्क वंस अगेन क्या होता है कि वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट होता है या नहीं. इंटरनेशनल रिस्क के जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आ सकते हैं. पर्सपेक्टिव
जो रिस्क के थे दैट वाज स्टैंड अलोन, फर्म रिस्क एंड मार्केट रिस्क, जिसमें हम स्टैंड अलोन रिस्क को डिस्कस कर रहे थे एंड वी गोना कीप इट, यानी हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। देखिए सेंसिटिविटी, वी आर गोना टॉक अबाउट सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये आपको एक सिनेरियो दिया गया है जिसके अंदर क्या है कि आपके पास यू गॉट इन्वेस्टमेंट ऑफ लेट्स से 20,000, क्योंकि ये फिगर इन 1000 है तो दैट वुड मीन कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, दैट वुड एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की से ये होगी दैट इज गोइंग टू बी 20 मिलियन होगी आपकी इन्वेस्टमेंट। और जो आपकी सेल्स हैं दे आर गोइंग टू बी 18,000। वंस अगेन ये भी फिगर थाउजेंड्स में है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो ये कितनी होगी, 18 मिलियन है। देन यू गॉट वेरिएबल कॉस्ट जो कि 2/3 होगी। देन यू गेट फिक्स कॉस्ट 1000 होगी। डेप्रिसिएशन यू गॉट ऑफ 2000। इस पे जो है प्रॉफिट, प्री टैक्स प्रॉफिट 3000 है। तो टैक्सेस में हमने एज्यूम किए हुए हैं कि दे आर 1/3। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कम्स टू 2000। और कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर देना, वी हैव टू ऐड बैक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब हम ऐड बैक करेंगे तो ये आपके पास 4000 हो जाएंगे। और नेट कैश फ्लोज जो हैं दे आर गोइंग टू बी 4000। और ईयर 1 to 10 का मतलब है कि हर साल में ये कितने रहेंगे, हर साल 4000 होंगे। तो इफ यू मल्टीप्लाई इट विथ व्हाट, विथ 10 you'd गेट दी आंसर जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी देयर स्टिल दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर, माइनस में है आउटफ्लो। और डिस्काउंट फैक्टर जो है हमने लिया दैट इज 12% के हिसाब से लिया, तो इट बिकम्स, ये 10 सालों में क्या होगा, 5.650 आपकी कैश फ्लोज की वैल्यू रह जाएगी। तो इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 100,000 या 26 लाख और 2.6 मिलियन होगी। ये देखें वेरिएबल, इसमें हमने कहा है यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं कि रेंजेस कितनी है। यू गेट रेंजेस, लेट मी सर्कल तो नहीं, आई वुड से लेट मी कोऑर्डिनेट ऑफ पेसिमिस्टिक। अगर आपकी अप्रोच होगी, यानी कि अगर आपकी आउटकम्स पेसिमिस्टिक है तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा चाहिए होगी, दैट वुड बी 24 मिलियन। सेल्स जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, 15 मिलियन हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 70 मिलियन हो जाएगी, यानी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और फिक्स्ड कॉस्ट भी आपकी बढ़ के 1.3 मिलियन हो जाएगी। एक्सपेक्टेड जो है जिसकी बेसिस पे हमने ये अबव कैलकुलेशन की हुई है सारी, तो ये क्या है, दैट इज सेम एज प्रीवियसली डिस्कस या डिटेल में जो हमने डिस्कशन की थी। ऑप्टिमिस्टिक होती है यानी कि आपके हालात, पेसिमिस्टिक क्या होगी कि आपके हालात क्या हो जाते हैं कि मैं कहता हूँ बैड कर देता हूँ, इसे करता हूँ नॉर्मल और इसे कर देता हूँ गुड। उसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, अगर हालात बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी, 18 मिलियन रिक्वायर्ड होगी। और सेल रेवेन्यू क्योंकि हालात बहुत ही अच्छे जा रहे हैं तो इसलिए हमने एज्यूम किया कि सेल रेवेन्यू भी आपके कितना हो जाएगा, 21 मिलियन होगा रादर देन 18 मिलियन के। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी हमने एज्यूम किया कि वो कम हो जाएगी। पेसिमिस्टिक उसमें देखें कि अब नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दीज वैल्यूज, या इसमें थोड़ी चेंजेस कर दें, इन सारों की जगह रिप्लेस कर दिए पेसिमिस्टिक वैल्यू, तो आपके पास क्या होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दैट वुड बी नेगेटिव। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अबैंडन में करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, सिंपली बिकॉज इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यूज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एक्सपेक्टेड या नॉर्मल रूटीन का जो है इसमें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कि दैट वुड बी 2.6 मिलियन। और अगर ऑप्टिमिस्टिक होगी तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 4.22 यानी 42,22,000 तकरीबन आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज वी आर नॉट चेंजिंग दिस, ये जो डिस्काउंट फैक्टर है इसे हमने चेंज नहीं किया। इसमें देखें सेल्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, सेंसिटिविटी अब हम चेक करें कि
किस पे कितनी परसेंटेज चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या इसका चेंजेस का हमारे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेल्स कितनी डाउन होगी मिलियंस में अगर आप बात करते हैं तो ये कितनी है -1.17, देन वो उसमें कोई चेंज नहीं होगी। और इसमें देखें 6.40 इसमें क्या होगी, ये पॉजिटिव हो गई है। वेरिएबल कॉस्ट क्या देखते हैं तो ये क्या है, इसमें कितना चेंज है 0.34%, इसमें सेम रहेगी और इसमें क्या होगी 3.73, और यही चीज़ है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ। तो इसमें देखें क्या है, व्हाट आर वी एक्चुअली डिस्कसिंग, कि एक अगर चेंज होती है, एक फैक्टर चेंज होता है तो उसका दूसरे फैक्टर पे चेंजेस कितनी आ रही है, यानी सेंसिटिविटी, वी आर जस्ट कैलकुलेटेड दिस सेंसिटिविटी, कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज होती है तो उसका, या हालात बुरे हो जाएं तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा। ये किस लिए करते हैं, बेसिकली होता ये है कि कई चीजें, फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट इट, के हालात अगर बेहतर होते हैं तो आपकी फिक्स ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये कितनी हो जाती है, ये काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ये कितनी कम होगी, या इसमें कितना फर्क पड़ेगा एक सिनेरियो के चेंज होने से या हालात चेंज होने से 3.73 का फर्क पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि 3.73% चेंज हो रही है, यानी कि एक सिनेरियो के चेंज होने से। लेट्स से कि पेसिमिस्टिक में मैं कहता हूं कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू गो डाउन बाय 3%, -3% इकोनॉमी डाउन हो जाती, और करंट जो है एक्सपेक्टेड जो है, हमने कहा कि ये 3% ग्रोथ कर रही है इकोनॉमी, और ऑप्टिमिस्टिक में मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये ग्रोथ जो है ये कितनी हो जाती 5% होती है। यानी कि एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरे वेरिएबल का कितना फर्क पड़ा है, या वो कितना सेंसिटिव है टू वन चेंज। इसमें देखें सिनेरियो एनालिसिस की अब हम बात करेंगे। देन एंटरप्राइजेस क्या है, डिपेंडिंग अपॉन रिस्पांस ऑफ मार्केट, मार्केट पे रिस्पांस क्या है, और जो कि हमने क्या कहा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी है। प्रोडक्ट विल हैव मॉडरेट अपील, और दूसरा क्या, प्रोडक्ट विल हैव स्ट्रॉन्ग अपील टू लार्ज सेगमेंट ऑफ मार्केट विच इज हाई या प्राइस सेंसिटिव, बोथ हैं वो, विल अपील लार्ज सेगमेंट, यानी कि जो ये हमारे पास 3 सिनेरियो आ गए हैं। देखिए सिनेरियो एनालिसिस का जहाँ तक बात है तो इसमें क्या है कि हम डिफरेंट सिनेरियोज का एनालाइज करते हैं, और उसमें देखें सबसे पहली चीज़ क्या है कि सिलेक्ट द फैक्टर, कौन सा फैक्टर है जिसके गिर्द हमने सिनेरियो बिल्ड करना है, वो मोस्ट ऑफ टाइम यू वुड नो अबाउट इट, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह उसमें दी होगी। और दूसरी चीज़ क्या है, एस्टिमेट वेरिएबल वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी हर एक की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने कैलकुलेट करना है। इसमें देखें ये जो सिनेरियो हमें दिया हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू का सिनेरियो जो है, इसमें देखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें वेरिएबल आपने देखने हैं कि कौन कौन से हैं और कौन सी चीजें फिक्स है। अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हैं तो इज इट चेंजिंग, ये तीनों सिनेरियो में क्या ये चेंज नहीं हो रही। वेरिएबल कॉस्ट आपकी चेंज हो रही है, रेवेन्यूज ऑब्वियसली चेंज होंगे। देन यू कम टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी क्या है कि हम चेंज नहीं कर रहे। टैक्स ऑब्वियसली बेस्ड अपॉन रेवेन्यूज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, और कैश फ्लोज वगैरह ऑब्वियसली, और सैलवेज वैल्यू भी देखें, इसमें सैलवेज वैल्यू क्या है ये भी कांस्टेंट है। प्रोजेक्ट लाइफ देखें ये भी आपको कांस्टेंट ही मिलेगी। और डिस्काउंट रेट हमने कितना अज्यूम किया हुआ है, डिस्काउंट रेट हमने पहले वो कर लेते हैं, रेट हमने 15% अज्यूम कर लिया। इसमें देखें नाउ वी कैन गो थ्रू सिनेरियो 1, 2 एंड 3 फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, इसलिए डिटेल में कैलकुलेट है, इसकी कैलकुलेशन सारी डिटेल में की गई है। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट यू हैव गॉट 200, ठीक है, ये भी क्या है दैट इज सॉर्ट ऑफ ये फिक्स ही है, इसे हमने नहीं छेड़ा। यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है, सिनेरियो 1 मैंने कहा भाई से कह देता हूं ये पेसिमिस्टिक है, ये क्या है ये आपका ऑप्टिमिस्टिक है, और ये है लेट्स से लाइकली है, ये इन बिटवीन का सिनेरियो है।
सेलिंग प्राइस इसमें क्या है कि यू गेट, इसमें क्या है कि सेलिंग प्राइस आप अगर बढ़ा देते हैं, योर इज 25, इसमें आपकी 20, दैट इज 15, और इसमें क्या है कि आपकी 40 है। डिमांड्स आपके पास दी हुई हैं कि अगर आप बढ़ाते हैं तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हाई रख रहे हैं तो ये कम हो जाएगी बेस्ड अपॉन प्रीवियस, वो जो हमने प्रीवियस देन एंटरप्राइजेज से रिलेटेड ही है ये, तो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू के बेसिक डायनामिक्स समझ लेते हैं। रेवेन्यूज आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, दैट इज 240, इधर क्या हो जाएगी 480 हो जाएगी और इधर 120 हो जानी है। तो इसमें देखें प्रॉफिट्स की जब आप बात करते हैं, प्री टैक्स प्रॉफिट 190 आ रहे हैं, इसमें 50 आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है 210 या 210 आ रहे हैं, और आफ्टर टैक्स टैक्सेशन 50% है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स जो है दे आर 95, 25 एंड 105। प्रोजेक्ट एनुअल कैश फ्लोज की अगर आप देखते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, तो इसमें क्या है कि तीनों में डिफरेंट एनुअल कैश फ्लोज हैं, और सैल्वेज वैल्यू इसकी क्योंकि 0 है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो दैट इज, ये आपके पास है 37, you get 25 and that is how it's going to be। और वो किस तरह हमने 377 हमने किस तरह कैलकुलेट किया, क्योंकि हमने इसे क्या किया है, वी हैव गोना मल्टीप्लाई इट विद 10, इन सारों को 10 से मल्टीप्लाई कर देना और डिस्काउंट रेट 15% उसका हमने ले लेना। इसमें देखें एक दो चीजें जो आपने ध्यान रखना है कि आपने एनुअल कैश फ्लोज आपके पास आ गए, इसे आपने 10 ईयर्स पे है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। और इसके देखें हर सिनेरियो में क्या हो रहा है कि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी चेंज होती जा रही है, सिंपली बिकॉज जैसे जैसे हालात बदलेंगे तो आपके उस पर इम्पैक्ट क्या होगा। यही बात थी ऑलमोस्ट जो कि हमने प्रीवियस उसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस में चेक की थी, और मोस्ट ऑफ टाइम ये दोनों इन टैंडम जाते हैं, यानी कि एक सिनेरियो डेवलप किया तो उससे आप ये सेंसिटिविटी एनालिसिस भी इसका चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी सेंसिटिव है या किस चीज में सेंसिटिविटी कितनी आ रही है, चेंजेस का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। फिर नाउ वी कैन टॉक अबाउट अकाउंटिंग ब्रेक इवन। अकाउंटिंग ब्रेक इवन का हमने वो करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपको सिंपल सा सिनेरियो दिया गया इलस्ट्रेशन के लिए, आपके पास है नवीन फ्लोर मिल्स की एक एग्जांपल है जिसका आपने क्या करना है, अकाउंटिंग ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है। और अकाउंटिंग ब्रेक इवन का फार्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें हमने क्या किया कि वी गॉट द फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी दी गई है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट इफ यू वांट टू फाइंड इट दैट इज गिवन टू यू ओवर हियर, दैट इज 1000। डेप्रिसिएशन जो है दैट इज 2000। इसमें देखें फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को हमने ऐड किया डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 0.33। उस वो किसने हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास ये, इफ यू लुक एट इट, सेल्स वेरिएबल यू गॉट प्री टैक्स और कि कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है ये हमने कैलकुलेट करना है यूजिंग, और उसके बाद हमने क्या किया, दैट इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द अकाउंटिंग ब्रेक इवन। हमने अकाउंटिंग ब्रेक इवन हमने कैलकुलेट किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन के को यूटिलाइज करते हुए। इसमें देखें अगर हम फर्दर इसे लेके जाते हैं सिमुलेशन एनालिसिस को, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, दैट वुड बी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के विद रिप्लेस हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी स्पेसिफाई करनी है हर वेरिएबल की, और हमने क्या करना है, ड्रॉ वैल्यूज एट रैंडम। रैंडम के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने पहले भी किया था, एक जो थी मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन यूज करेंगे।
इन एक्सेल देयर इज ऑलवेज अ फंक्शन, एक एम्बेडेड फंक्शन होता है दैट इज रैंडम नंबर का होता है, जो कि आपको इस तरह मिलेगा। जो भी सेल C1 टू सी एग्जाम्पल के तौर पे या वैसे वो कर जो कि, और ये क्या होता है इवेल्युएट द रिजल्ट, यानी कि 2-3 बार सिमुलेशन रन करें उसके बाद आप प्लॉट कर दें। इसमें होता क्या है कि रैंडम वैल्यूज किस लिए करते हैं कि जस्ट टू मिमिक रियल लाइफ सिचुएशन जिसमें कुछ भी हो सकता है। रैंडमनेस का जो लेटर ऑन जो हम मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में भी देखेंगे कि रैंडमनेस का बेसिक फंक्शन क्या है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है विद कॉन्टेक्स्ट या रियल लाइफ सिनेरियो अगर आपने मिमिक करना है। और ऑब्टेन किस तरह कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, बेसिक वेरिएबल। 2 अप्रोचेस कौन कौन सी है, पोर्ट्रेट अप्रोच है और बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच है। पोर्ट्रेट अप्रोच में क्या होगा, दैट इज गिवन टू यू, डिटेल्स आपको दी हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जैसे नॉर्मल है, बीटा है, काई स्क्वायर, यूनिफॉर्म एंड अदर्स। इस ड्रॉप करते हैं यूजुअली बाय स्टैटिस्टिशियंस आपके करेंगे मोस्ट ऑफ टाइम। इन रियल लाइफ सिनेरियो यू वॉन्ट बी इन्वॉल्व, या मैनेजर्स वगैरह जो बजटिंग से रिलेटेड होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, और यू हैव गॉट सॉफ्टवेयर जिनसे के थ्रू आप ये करते हैं। लेकिन एज फाइनेंशियल मैनेजर या स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस यू शुड नो अबाउट, बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। एंड एज फार एज दिस कोर्स इज कंसर्न दैट्स द ओनली टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। इसके बाद हम फर्दर इस पे काम नहीं करेंगे। ओनली थिंग वी आर गोइंग टू लुक एट इज मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन वगैरह होगी जो रैंडमनेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन ओनली एज फार एज दिस इज कंसर्न यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट, जस्ट एज अ रीडिंग टॉपिक के तौर पे ले लें और इसे जस्ट रीड थ्रू इट। और इसमें क्या है, एक जो चीज है, द एक्सपर्ट में सजेस्ट चेंजेस डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म विद हिज जजमेंट। ये एक्सपर्ट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन की चेंजेस वगैरह वो करेगा विद रिस्पेक्ट के उसकी जजमेंट क्या है या वो क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट क्या सजेस्ट कर सकता है, यानी कि टेल की वैल्यू हायर हो, यानी कि अनसर्टेनिटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए द स्टैटिस्टिशियन मॉडिफाई, और वो क्या होगा इनकॉर्पोरेट कर देगा चेंज करके। और इसमें होता क्या है कि इट्स यानी कि एक बंदा नहीं करेगा या एक किस्म की टीम वर्क होगा, ये टीम एफर्ट होता है। उसमें आप करते क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन की है, लेट से इफ यू गो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है जिसमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, तो ये दीज वुड बी द एरियाज, ये टेल एरियाज जो हैं ये वाला और ये वाला। तो इसे क्या कर सकते हैं स्टैटिस्टिशियन, ये कहेगा नहीं दे शुड बी फैट टेल, यानी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस आप क्या करें इसे यूं लेके जाएं, यानी टेल एरियाज को बड़ा कर दें सिंपली टू फॉर सेक ऑफ। फॉर एग्जांपल अगर आप यही काम अगर आप 5 साल के लिए निकाल रहे हैं किसी की प्रोबेबिलिटी या वो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं नॉर्मल, उसकी रेंजेस वगैरह चेक कर रहे हैं, तो आप टेल्स को छोटा भी रख सकते हैं। लेकिन 10 साल के लिए होगी तो विद पैसेज ऑफ टाइम अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो इसलिए वो एक्सपर्ट क्या कह सकता है कि यार आप क्योंकि 10-15 सालों में हालात क्या हो सकते हैं, एकदम चेंज भी हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, रिस्क बढ़ जाता है। तो रिस्क बढ़ता है तो उसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसने क्या कहा कि ये टेल्स को आप बड़ा कर दें और ये ग्राफ को क्या कर दें रादर देन ये जो जैसे अभी हमने देखा है, जैसे हमने देखा है कि रादर देन एक नॉर्मल से कर्व के क्या कह सकता है, ही में आस्क यू कि यार ये फ्लैटर सा कर्व आप बनाएं, इस तरह का कर्व बनाएं सिंपली, क्योंकि ये 10 इयर्स का है इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, ये 5 इयर्स में दैट्स फाइन, यहाँ पे काफी बेहतर है। इस तरह की चेंजेस वगैरह सजेस्ट होती है। स्टैटिस्टिशियंस का काम है बेसिकली, स्टैटिस्टिशियंस या स्टैटिस्टिकल जो भी आपका एक्सपर्ट होगा ही वुड बी इन चार्ज ऑफ दिस, और मोस्ट ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वो ये काम करते मिलेंगे आपको। सेकंड अप्रोच है आपकी बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच है। इसमें आप क्या करते हैं, एक्सपर्ट आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेगा बेस्ड अपॉन, ये ज्यादातर बेस किस पे होगी, मार्केट सर्वेज हो जाएंगे
प्लस हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस पे। और अटेम्प्ट क्या करेगा, पॉसिबल वैल्यूज रेंजेस को डिफाइन करेगा, ये रेंजेस डिफाइन करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। इंटरवल्स कौन कौन से होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इंटरवल्स की, और एक जो होगा कि सबमिशन ऑफ पी, यानी सारों की प्रोबेबिलिटी जब भी आप प्लस करेंगे तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी 1। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। इंटरवल्स को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देगा। और इसमें क्या होता है कि ये रिपेटिटिव किस्म का होगा, ये वंस नहीं आप करेंगे, आप क्या करते रहेंगे, नॉट वंस बट रिपीट करेंगे जब तक आपकी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते, या आपके ख्याल से बेस्ट वो नहीं होती, मिमिक नहीं करती सिचुएशन को। इसमें क्या होता है, स्टेप्ड और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके बेसिक एडवांटेज क्या है कि एक्सपर्ट के पास फ्रीडम होती है और वो कंप्लीट उससे कंट्रोल के साथ वो करता है। और ये क्या प्रिंसिपल क्या है, नो मोर नो लेस, यानी कि एग्जैक्ट उस पर एक्यूरेसी इसकी काफी बेहतर होती है इस अप्रोच की। जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन सी कि क्या है यूनिफॉर्म इस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एक खास इंटरवल के बाद है, या इनमें ये जो फासला है फ्रॉम ए एंड बी ये बराबर होगा। ट्रैपेजॉइड है, और देन यू गेट रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है जो ग्राफ वगैरह की सूरत में आपको मिलती है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मोर लाइकली इट्स गोइंग टू बी लाइक एग्जैक्ट बेल शेप कर्व्ड होगा। लेट मी गिव इट और हेयर थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी क्योंकि ग्राफ वगैरह सही नहीं बना इसका या वो। और इसमें क्या होगा, दीज वुड बी वंस अगेन, ये आपकी टेल्स होंगी, दोनों बराबर होती हैं, और जितना ये इसे आप फ्लैट करते जाएंगे उतनी ये क्या होगी, इसकी टेल्स वगैरह क्या होती जाएंगी, दे आर गोना इंक्रीज, या अनसर्टेन रीजन जो होता है वो इंक्रीज होता जाएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ कोरिलेशन और लेवल ऑफ डिसएग्रीगेशन। इन प्रैक्टिस क्या है, कोरिलेशन में एग्जिस्ट, रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है कि यार कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक दो फैक्टर्स के दरमियान नहीं, काफी ज्यादा फैक्टर्स के दरमियान में होगी। कईयों के दरमियान में ये होगी कि जैसे कॉस्ट है और आपकी लेबर है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपकी महंगाई हो जाती है, महंगाई होगी तो उसका क्या होगा, एक जनरल इम्पैक्ट ये होगा कि लेबर की उसमें क्या होगी, दे वुड बी डिससेटिस्फाइड, उनकी सैलरी उन्हें क्या लगने लगेगी, कम लगने लगेगी, या वो ये सोचेंगे कि हमारी सैलरी कम है, वो दे वुड आस्क के आप उनकी सैलरी वगैरह बढ़ाएं या उनकी डिमांड्स मीट की जाए। इसमें देखें, और इसमें क्या होगा, कई फैक्टर्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगी, कई के दरमियान वीक कोरिलेशन होगी। और इसमें क्या है, व्हेन सच डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह की डिपेंडेंसी है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि लेबर की वेजेस अगर बढ़ती हैं तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपको उसे मेंटेन करने के लिए सेल प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, थिंग लाइक दिस। इसमें क्या होगा, इन सारों को आपने इकट्ठा कंसिडर करना होगा। इसके लिए क्या होता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम या स्टैटिशियंस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि एस्टिमेशन आप सारों को में, क्योंकि कोरिलेशन डिफरेंट होगी, इस वजह से आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि एस्टिमेट कैसे करेंगे। आपका बेसिक कंसर्न क्या होगा, एक्यूरेसी का इशू इसमें आ जाएगा। इसमें देखें, चॉइस इज रिलेटेड टू लेवल ऑफ डिसएग्रीगेशन, या डिसएग्रीगेशन से मुराद क्या है कि एग्रीगेट होने के बजाय, एक जगह पे इकट्ठा होने के बजाय आपके रिजल्ट क्या हो जाए कि फॉर एग्जांपल एग्रीगेटेड रिजल्ट्स यहाँ पे इन दो के दरमियान के बजाय ये क्या होते हैं, रिजल्ट ऑल ओवर द प्लेस आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या होगी,
विच डिटेल शुड वी, या किस लेवल ऑफ डिटेल तक हम जाए। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं लेबर की वेजेस 10% बढ़ती है तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेट से 7% बढ़ जाती है। शुड वी लीव इट हेयर, और हमें बाकी फैक्टर्स भी एनालाइज करने चाहिए। ये आपका बेसिक। इसमें आप क्या करते हैं, एडवांटेजेस आप ये देखेंगे दैट वुड बी फाइनली बेस्ड ऑन ट्रेड ऑफ होगा कि यार अगर हम इसे इतना डिटेल में लेके जाते हैं, लेट सपोज कि आप प्राइसेस बढ़ा देते हैं, क्यों, एज ए रिएक्शन कि जी हमारा तो प्रॉफिट मार्जिन पूरा नहीं हो रहा, लेबर की वेजेस बढ़ गई, बाकी हालात खराब हो गए, हम वी आर गोना फेस कैश इशूज या लिक्विडिटी इशूज आ जाए। तो उसमें आपने ट्रेड ऑफ करना है कि आप देखना है कि किस लेवल तक आप जाएंगे। आइदर यू आर गोना लीव योर एनालिसिस के यहाँ तक छोड़ेंगे या टोटल इम्पैक्ट देखेंगे। दैट वुड टोटली डिपेंड अपॉन कि यार कितनी कम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल जितना आप डिटेल में जाते जाएंगे उतनी आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, और एक टाइम होगा डिसीजन बहुत कम्प्लेक्स हो जाएंगे। और प्रॉब्लम ये होती है कॉर्पोरेट लेवल पे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस या उसमें जिसमें डिसीजन फिक्स ही रहेंगे या बेस्ड अपॉन रिजल्ट, जो भी आपने न्यूमेरिकल रिजल्ट निकाले वो चेंज नहीं होंगे। इसमें क्या होता है, सोशल साइंसेज और स्पेशली इन केस ऑफ बिजनेस परसेप्शंस वगैरह चेंज होती है, आपकी आउटकम्स भी चेंज हो जाएंगी, और आपने एक उस लेवल को मेंटेन करना है जहाँ पे आप डिसीजन को एक्सप्लेन भी कर सकें, या फिर आप डिसीजन लेते भी हैं तो टाइमली मैनर पे ले लें। इश्यूज क्या है अप्लाइंग सिमुलेशन को अप्लाई करने में, आउटपुट क्या होनी चाहिए, इस प्रोजेक्ट वेरिएबिलिटी आपने देखनी है कि क्या वाकई इतनी वेरिएबिलिटी हो सकती है या नहीं, क्या एक्सट्रीम वैल्यूज यूज करनी चाहिए, या फिर के रिजल्ट इसके किस पे बेस करने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने अभी तक 3 सिनेरियो देखे थे, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक है और आपका लास्ट अदर लाइकली सिनेरियो। क्या इसके अलावा भी सिनेरियोस हो सकते हैं, जैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस है कि अगर 10% चेंज होती है तो उस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, 15% चेंज है तो क्या आ रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे क्या आ रहा है। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी होती है व्हेन इश्यूज होते हैं अप्लाइंग सिमुलेशन। और सिमुलेशन में एक और चीज ये होती है कि रैंडमनेस को कितना इनकॉर्पोरेट करें, वेरिएबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं कि जिसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ यू टॉकिंग अबाउट पेट्रोल की बात करेंगे तो इसकी वेरिएबिलिटी क्या होगी, इसमें वेरिएबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। उसकी वजह क्या है, एवरीवन हैज टू बाय इट, यूज करना है, कीमत बढ़ जाएगी तब भी लोगों ने यूज करना होगा क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है, थिंग लाइक दैट। ये वर्ल्ड बैंक एक्सपीरियंस वर्ल्ड बैंक की जहां तक बात है उसके सिमुलेशन के बारे में क्या है, या वर्ल्ड बैंक वालों के क्या तासुरात हैं। कि एक तो ये है कि इसका एडवांटेज क्या है, पावरफुल टेक्निक है और ये वो इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करती है जो अदरवाइज मे बी लॉस, यानी कि आप उसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा सेल की वेरिएबिलिटी, पहले हमने 3 सिनेरियो देखे कि और इसमें क्या रैंडम नंबर वगैरह जब हम मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन या वो डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसमें काफी ज्यादा रैंडमनेस वगैरह को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। एफिशिएंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि इसके थ्रू आप रिजल्ट्स वगैरह को इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, गिवन दैट कि सिमुलेशन जब आप रन करते हैं तो आपको एंड रिजल्ट्स बहुत जल्दी और इजीली मिल जाते हैं। लेकिन दैट इज द मेजर प्रॉब्लम कि यार जजमेंट जो होती है आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को ये रिप्लेस नहीं कर सकते। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, जो भी आप जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन करें, सोफिस्टिकेटेड, ह्यूमन जजमेंट को आप वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट इट, ह्यूमन के जज, ह्यूमन फॉर एग्जाम्पल लेट से कि आपकी जजमेंट है कि एक शख्स अगर रोड पे जा रहा है, लेट से तेजी से जा रहा है, तो आपकी जजमेंट होगी कि ये रोड क्रॉस करेगा इवन तो गाड़ी आ रही है, या आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लग जाएगा पता कि यार इज ही अ रिस्क टेकर, या ये जान के क्रॉस करेगा थ्रिल के लिए या गलती से, ये क्या होगी, दैट वुड बी योर जजमेंट। और क्या होता है इसमें, होता क्या है कि ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज ऑफन रिक्वायर्ड टू यूज ऑफ फार मोर जजमेंट देन ट्रेडिशनल एनालिसिस। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जजमेंट, यानी कि प्रीवियसली भी इफ यू लुक एट प्रीवियस स्लाइड्स, इसमें भी हमने क्या कहा था, हर जगह पे क्या था
क्या आपका एनालिस्ट था या एक्सपर्ट था, वो क्या कर रहा था, अपनी जजमेंट के थ्रू वो दे रहा था आपको कि इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, स्टैटिस्टिशियन भी और आपका एक्सपर्ट भी। डिस्पाइट मेथड वैल्यू, बेशक मेथड की वैल्यू हो, लेकिन एक चीज है कि कोरिलेशन वगैरह का क्या होता है, वेरिएबल्स के दरमियान वो डिटरमिन करना इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि कोरिलेशंस को अगर आप प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते, दैट वुड मीन कि रिजल्ट्स आपके बहुत मिसलीडिंग हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स या क्या आ जाएगी, कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और इवन दैट वुड मीन के अल्टीमेटली कि आप रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं। इवैल्यूएशन, इसमें देखें, इंक्रीजिंगली पॉपुलर टूल फॉर रिस्क एनालिसिस एंड सिमुलेशन ऑफर सर्टेन एडवांटेजेस अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या है कि बेशक इसके डिसएडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेजेस भी काफी हैं। एंड कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, सिमुलेशन, फॉर एग्जांपल वंस अगेन लास्ट उसमें जब हम डिस्कस करेंगे देखेंगे मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन वगैरह का, स्पेशली जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड है और हमारा मेजर डिस्कशन टॉपिक भी होगा। उसमें देखें एक दो चीजें होती हैं कि इसमें कई चीजें, यानी कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन को आप एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डिसीजन के अंदर। और इसमें क्या होगा, कम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप्स वगैरह वो भी आप उसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एडवांस लेवल सिमुलेशन वगैरह में होगा। और इट कंपेल्स डिसीजन मेकर टू एक्सप्लिसिटली कंसिडर इंटरडिपेंडेंसी, यानी डिसीजन मेकर सिर्फ क्या होगा, ट्रेडिशनल एनालिसिस जैसे एनपीवी, आईआरआर वगैरह में क्या कि हम एनालिसिस किस पे बेस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटीज उसमें इनकॉर्पोरेट कर दी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होता, लिमिटेड डाटा से हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप हजारों किस्म की वो सिमुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 10% चेंज होता है तो उस पर क्या होगा, 5% डिमांड हाई हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट उतनी रही, ये सारे काम आप सिमुलेशन में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग इतनी नहीं होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एनालिसिस या नॉर्मल एनालिसिस है, दैट बिकम्स रियली टाइम कंज्यूमिंग, उसमें टाइम कंज्यूमिंग का भी होता है। दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस की थी। एक्सोजीनस वेरिएबल्स वगैरह का इशू आ जाता है कि एक्सटर्नल वेरिएबल्स उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और वंस अगेन ये क्या जजमेंट बेस्ड भी काफी हद तक होती है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप अप्लाई नहीं करते। मोस्ट ऑफ टाइम बिजनेसेस में दे आर डू अप्लाई इट, और काफी कम्प्लेक्स लेवल की भी होती हैं, स्पेशली इन केस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह में काफी हद तक ये अप्लाई की जाती है। इसमें देखें इनहेरेंटली इम्प्रिसाइज होती है, ये प्रिसीजन इसमें नहीं होती। ये रफ एस्टिमेट आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का बता देगी, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं बता सकेगी, क्योंकि उसमें काफी जो हमने प्रीवियसली भी केस के इनके ये जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं मोस्ट ऑफ टाइम या को रिलेशनशिप्स होती हैं, ये दे टेंड टू चेंज ओवर टाइम, और इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रियलिस्टिक सिमुलेशन लाइकली टू बी कम्प्लेक्स, दैट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज के अभी भी हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं। ऑन सीरियस नोट, हाउ मेनी डू यू नो, या इफ यूर टॉप लाइन मैनेजर, लाजमी नहीं आप स्टैटिस्टिशियन हो या स्टैटिस्टिक भी आपकी बहुत अच्छी हो, और दूसरी चीज क्या है कि सिमुलेशन रन करने के लिए जितना टाइम हो आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल ना हो, या यू डोंट वांट टू डू इट सिंपली बिकॉज आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वगैरह इन्वॉल्व है। इसी वजह से वी हैव नॉट इंक्लूडेड, या हमने डिटेल में डिस्कशन नहीं की थी, जस्ट ओवरव्यू लिया था। उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डिसीजन मेकर नहीं होता, या आपका मैनेजमेंट साइंटिस्ट होगा, ये वो शख्स होगा जो कि इस तरह के टूल्स या मॉडल्स वगैरह बनाता है, और उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, डिसीजन मेकर जो मैटर करता है, जिसने डिसीजन लेना है,
लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उसकी, या वो समझ नहीं सकेगा, तो क्या करेगा, वो इसे यूज ही नहीं करेगा। यूज भी करेगा तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी रिजल्ट की, या वो क्या होगा, मॉरली भी मोरल जो होगा उसका डाउन होगा कि यार जो मेरा काम है समवन एल्स, और एक जो मेरी जजमेंट थी उसकी कोई खास वैल्यू नहीं, थिंग लाइक दैट। काफी कॉम्प्लेक्स इश्यूज रेस हो जाते हैं। इसमें देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिमुलेशन में ज्यादातर क्या होता है, रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट यूज होता है। और इसमें क्या होगा, प्री जजिंग, यानी कि अगर आपने पहले 15% डिस्काउंट रेट ले लिया तो उसका क्या मतलब है कि आपने ऑलरेडी रिस्क को कैलकुलेट किया हुआ है। लेट सपोज कि आपका रिस्क फ्री रेट इज 10% और आपने जो एक्चुअल डिस्काउंट रेट लिया दैट इज 15%। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने ऑलरेडी इसमें रिस्क क्या हो गया, रिस्क को इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो इसमें सिमुलेशन का फायदा है क्या कि अगर आपने पहले ही से नतीजा निकाला हुआ या प्री डिटरमिन वो लिया है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इसमें क्या होती है, डिस्पर्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन दस द मेजर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्स मीनिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का अगर आप देखें तो अगर रिस्क फ्री रेट पे लेनी है तो उसका मीनिंग है वो बहुत डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू कि जो हम रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से लेंगे। रिलेटिव इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करते हैं, मनोज एंड आनंद का एक ये पेपर था, उससे ली गई है प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इसमें देखें असेसिंग रिस्क के लिए क्या है, ये सर्वे किया गया था कॉर्पोरेट इंडिया का, ऑल्दो इट वाज इन 2000, लेकिन स्टिल होल्ड इम्पोर्टेंट, क्योंकि इफ यू लुक एट इट प्रॉब्लम ये होता है कि इंडियन और पाकिस्तानी मार्केट हैव गॉट मच मोर सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू यूएस और अदर मार्केट्स। तो इस इन दिस सेंस इसमें देखें परसेंटेज रेटिंग जो है इसमें दी गई है, रेटिंग दी गई है, कौन सी है, सेंसिटिविटी एनालिसिस को कंपनियां क्या कहती हैं, दैट इज रियली गुड, बहुत अच्छी है। स्टैंडर्ड एनालिसिस के इन कॉन्टेक्स्ट में, इसी वजह से हमने इसे काफी डिटेल में भी डिस्कस किया था कि सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत ज्यादा कंपनियां यूज करती हैं। ये क्या, इट मीन्स के इसकी रिलायबिलिटी उनके नजदीक काफी ज्यादा है। सिनेरियो एनालिसिस 61% यूज करी या 61 पॉइंट है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट काफी कम यूज हो रहा है। डिसीजन ट्री एनालिसिस स्टिल काफी ज्यादा पीपल या कंपनियां पसंद नहीं करती। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन 8.2%, यानी कि उसकी वजह यह है विद एडवेंट ऑफ दिस इसकी सिमुलेशन या सिनेरियो, देखें सिनेरियो एनालिसिस जो है मेजर आपका कंसंट्रेशन कंपनियां इस पे कर रही हैं, दैट इज इन केस ऑफ इंडिया। और लास्ट में अगर हम देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, कैलकुलेट्स, काफी ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं उनकी, इंडिकेटर्स देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस बीइंग ब्रेक इवन पॉइंट्स चेक करेंगे, डेट सर्विसिंग रेशियो या इसे कहते हैं कि इंटरेस्ट कवर रेशियो चेक करेंगे, फिक्स्ड एसेट कवरेज रेशियो और सेंसिटिविटी एनालिसिस वगैरह भी देखेंगे। सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल के अगर प्रीवियसली हिस्टोरिकल डाटा पे अगर आप देखते हैं, मैं कहता हूं कि इकॉनमी जो थी 2007 में पाकिस्तानी इकॉनमी वाज अप बाय 10% सपोज कर लेते, तो आपकी कंपनी जो है XYZ को इसकी सेल्स जो थी देवर अप बाय 20%। और 2010 में मैं कहता हूँ इकॉनमी डाउन हो गई थी 5% और आपकी सेल्स कितनी डाउन हुई थी, लेट्स से कि ये कहता हूँ कि दैट वर डाउन 7%। तो इससे क्या होगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे तो यू वुड गेट टू नो कि हाउ सेंसिटिव योर ऑन एवरेज कितनी सेंसिटिव है आपकी सेल्स या रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन इकोनॉमी।
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये दूसरी चीज़ें जो हैं ये भी कैलकुलेट की जाती हैं। मोस्ट ऑफ टाइम यू वुड फाइंड दीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अकाउंटिंग वगैरह के सब्जेक्ट हों तो उसमें ये रेशियोज, स्पेशली इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में यू वुड फाइंड दीज रेशियोज। नाउ वी आर गोना रैप अप आवर टॉपिक। तो इसकी जो है टॉपिक, क्योंकि इट्स नॉट, ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि आपने मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही है कि आप लोगों ने डिटेल में प्रीवियसली नहीं पढ़ा होगा, या इवन इन केस ऑफ सम पीपल दे वुड नॉट हैव प्रीवियस नॉलेज। तो इस वजह से वी आर गोना गो थ्रू डिटेल समरी में करेंगे। रिस्क की जहाँ तक है इनहेरेंट है, हर सूरत में आपको मिलेगा बिजनेसेस में, और उसमें लाजमी तौर पे होगा। देयर इज नो सच थिंग एज रिस्क फ्री बिजनेस, रियल लाइफ में कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए कैपिटल बाइटिंग डिसीजन क्या होते हैं, एज दे इन्वॉल्व कॉस्ट और बेनिफिट होते हैं एक्सटेंडिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग विच, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, फॉर एग्जांपल 5 या 10 साल का आपने बेस करना है, डिसीजन लेना है कि 5 या 10 साल बाद हमारी क्या होगा आगे जाके, तो उसमें क्या होगा, रिस्क वगैरह को भी जाहिर सी बात है यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जहां तक है, इसमें देखें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वगैरह क्या होते हैं एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल क्या हो गई कि किसी ने आपको प्रपोज किया कि हमारे इसमें इन्वेस्ट कर दिया जाए, या आपको कोई कहता है कि नई चीज है इस पर रिसर्च करते हैं। ये क्या होता है, हाउ एवर डिफरेंट रिस्क इनका डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर आप कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कैपिटल बाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D की कॉस्ट अगर आप बड़ी कंपनियां देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट कॉस्ट आपको मिलेगी इनकी इनकम स्टेटमेंट्स में। इनकम में से काफी हद तक काफी पोर्शन जो है, मेजर पोर्शन वो किधर लगा रही होंगी कंपनियां, ये लगा रही होंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो उसमें क्या होगा कि ये एक्सपेंशन का और प्रोजेक्ट का रिलेटेड एंड टिपिकली मोर रिस्की देन एक्सपेंशन से ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि एक्सपेंशन क्या होगी, एग्जिस्टिंग उसको आप एक्सटेंड कर रहे होंगे या एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को बढ़ा रहे होंगे। R&D में का प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने न्यू कोई प्रोडक्ट या वो डेवलप करना है। वैरायटी ऑफ टेक्निक्स है, इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस है, ये सारी हमने सिमुलेशन, डिसीजन ट्री एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस और व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, दैट इज समराइज फॉर्म में आपको दिया गया है। यानी कि अगर NPV और IRR में पे क्या चेंज होगा, अगर 5% सेल डिक्लाइन करती है तो उस पर क्या होगा, 10% होती है तो क्या होगा। इफ यू गो बैक, रेफर बैक टू जो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस की एक एग्जांपल दी थी, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट दी चेंजेस आप कैलकुलेट उससे भी कर सकते हैं कि। और इसमें होता क्या है कि रिलेशनशिप के साथ साथ एक चीज जो बताती है कि फ्यूचर में लाइकली आउटकम्स में क्या इम्पैक्ट होगा, या आप वुड दी प्रोडक्ट और आपका जो प्रोजेक्ट है सर्वाइव और नॉट। सेंसिटिविटी एनालिसिस में ये देखें फर्दर, अगर आप देखते हैं इंटर रिलेटेड, इसमें क्या है, वेरिएबल इज वेरिड एट टाइम, इफ वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड देन इसमें देखें अगर वेरिएबल्स इंटर रिलेटेड हो या एक वेरिएबल का दूसरे से कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो या इस पर का कोई इम्पैक्ट आता हो, तो उससे क्या होगा। एक तो चीज ये होगी कि आप कोई प्लॉजिबल, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि सेल्स के बढ़ने से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और फिक्स कॉस्ट के या वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से या लेबर कॉस्ट बढ़ने से आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, थिंग लाइक दिस। इस तरह की चीजें अगर आप देखते हैं या इनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो ये क्या करेगी, आपको एड करेगी डिसीजन मेकिंग। उसकी वजह क्या होती है कि आप जब सिनेरियो डेवलप करेंगे तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे या डिफरेंट कॉम्बिनेशन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5% अगर लेबर कॉस्ट बढ़ती है तो इसका क्या मतलब होगा, वेरिएबल कॉस्ट या दूसरी कॉस्ट भी बढ़ेगी। या 5% पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो लेबर कितनी डिमांड करेंगे या रॉ मटेरियल आपका कितना महंगा, थिंग लाइक दिस।
ब्रेक इवन एनालिसिस आप किस लिए करते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस, जो अकाउंटिंग ब्रेक इवन एनालिसिस हमने डिस्कस किया था, सिंपल थी, उसकी वजह क्या होती है कि आपने बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, जिसकी वजह से आप शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले, प्रॉफिट पे जाने से पहले आपने ये देखना होता है किस लेवल पे प्रोडक्शन की जाए, किस लेवल की प्रोडक्शन हो जिसपे हमारा क्या ब्रेक के प्रॉफिट नहीं है तो लॉसेस भी ना हो। इसे क्या करते हैं, दैट इज अकाउंटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, हम इसे कैलकुलेट करते हैं जो हमने प्रीवियस उसमें भी किया था। और इससे क्या होता है कि अगर इस पॉइंट पे आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि लेट्स गो टू ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो आपको क्या होगा, यू डोंट नीड टू वरी कि हमें लॉसेस होंगे। सेंसिटिविटी एनालिसिस, इसमें देखें सेंसिटिविटी एनालिसिस इंडिकेट सेंसिटिविटी ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ मेरिट्स ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह का और एनी अदर टू वेरिएशन इन बेसिक फैक्टर, यानी कि बेसिक फैक्टर में वेरिएशन हो तो उस पर क्या होगा, दो यूजफुल, काफी यूजफुल होती है सेंसिटिविटी एनालिसिस, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड कि 100% इस पे बेस करके आप डिसीजन नहीं ले सकते। उसकी वजह क्या है कि हो सकता है कि आपने सेंसिटिविटी कैलकुलेट की हो कि जी 5% बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा या सिमिलर आपने कोई अज्यूम किया हो, लेकिन क्योंकि आपके पास 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती और थोड़ी सी अगर मिस प्रिसेप्शन या आप लोग मिस कैलकुलेशन कर दें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 5% पास्ट में क्योंकि 5% हमारी कॉस्ट बढ़ाई थी हमने या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी थी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफी कम हो गया था, अब कि हमने ये नहीं करना, थिंग लाइक दिस, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। 100% आप सेंसिटिविटी एनालिसिस पे डिसीजन बेस नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट ये आपको आइडिया जरूर दे देती है कि क्या सिनेरियो में क्या कुछ हो सकता है या पॉसिबिलिटी क्या होगी। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है कि क्या फॉर एग्जांपल क्या चांसेस है कि यार आपकी इकोनॉमी 5% डाउन हो जाएगी या 10% अप हो जाएगी, उसके लिए आप क्या करते हैं, सिमुलेशन एनालिसिस से ये इंफॉर्मेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक जो चीज होती है कि डिसीजन ट्री एनालिसिस आप करते हैं, जिसमें हमने क्या किया था, डिलिनिएशन, या इसमें हमने क्या था, डिसीजन ट्री एनालिसिस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सीक्वेंशियल उसमें हम देखते हैं, इसमें हम करते क्या है कि सीक्वेंस में देख रहे होते हैं कि यार क्या सीक्वेंस हो या क्या सिनेरियो हो तो आगे आउटकम्स क्या होगी। इसका एक जो है कि आपने करना क्या, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अल्टरनेटिव्स या अल्टरनेटिव प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी और मॉनिटरी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, मॉनिटरी आउटकम्स उसकी क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस डिसीजन, काफी दूसरे डिसीजन और उसका अल्टरनेटिव्स क्या है। और समराइज करें तो प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट रिस्क क्या होता है, कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल रिस्क, ओवरऑल रिस्क पे कंट्रीब्यूट करता है। या इम्पैक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, ये क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन रिस्क प्रोफाइल ऑफ फर्म्स टोटल, यानी कि एक प्रोजेक्ट को लेने से, या समराइज करो या सिंपल वर्ड्स में कि आपने एक प्रोजेक्ट लिया तो उस पर आपकी कैश फ्लोज पे क्या इम्पैक्ट होगा, या आपकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज, डिक्रीज होगी तो कितनी होगी, इंक्रीज होगी तो कितनी होगी, थिंग लाइक दिस। वन स्टैंड अलोन एनालिसिस की जहां तक बात है, अगर आप प्रोजेक्ट को आइसोलेशन में देखेंगे तो वो क्या होगा, बहुत रिस्की होगा, लेकिन अगर आप फर्म के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो कम होगा। उसकी वजह क्या होती है, डाइवर्सिफाई होती है, फर्म एक प्रोजेक्ट पे नहीं चलती, काफी ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे, कुछ प्रोजेक्ट बहुत रिस्की होंगे, कुछ कम होंगे, और हो सकता है कि प्रोजेक्ट के दरमियान को रिलेशन ऐसी है, फॉर एग्जांपल आपका ये प्रोजेक्ट अगर रिस्की है तो इस प्रोजेक्ट को लेने की वजह से दूसरा प्रोजेक्ट का रिस्क कम हो जाए, या उनके आपके इधर के रेवेन्यूज बढ़ते हैं तो दूसरे के कम हो जाए, या नेगेटिव या पॉजिटिव को रिलेशन होती हैं जिसकी वजह से भी। और दूसरी वेटेज होती है कि प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल आपकी फर्म की टोटल रेवेन्यूज 1 मिलियन है और ये प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ 5 मिलियन का है, तो इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ 5% रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और रिस्क कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये इसकी वजह से आपका 10% फर्म का रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन
क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट हैं दे आर लेस रिस्की, तो एग्रीगेट में इसका भी रिस्क कम हो जाएगा। इसमें देखें ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, या पोर्टफोलियो का अगर आपने जनरल फाइनेंस में भी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि डाइवर्सिफिकेशन के एडवांटेज क्या होता है कि आप रिस्क रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम आता है, व्हाई शुड फर्म डाइवर्सिफाई, कि यार फर्म को क्या पड़ी है डाइवर्सिफाई करने की, कि यार शेयर होल्डर्स जो है, शेयर होल्डर्स इन थ्योरी क्या होता है कि एक शेयर होल्डर जो है इसके पास, मैं कहता हूँ ये दैट इज मी एज अ शेयर होल्डर, मैंने 20 फर्म्स के पोर्टफोलियो या मेरे पोर्टफोलियो में 20 फर्म्स के शेयर हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। तो फर्म को क्या है कि रादर दैन डाइवर्सिफाइंग, एक आर्गुमेंट ये आता है कि यार उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें अपने पास यानी कि एक ही या दो पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। एंड ज्यादातर होता क्या है कि रिस्क एंड रिटर्न का, क्या रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं या उसकी वो देखते हैं रिस्क कितना है रिटर्न कितना है, और उसके बाद क्या करते हैं वो शेयर जो मैनेजर्स होते हैं अपनी जजमेंट की बेसिस पे कि यार वाकई हो सकता है या नहीं। ये जजमेंट किस पे बेस होगी, पास्ट परफॉर्मेंस, मैनेजर का एक्सपीरियंस, और दूसरी चीज क्या है कि फर्म की और जनरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है या उसकी परसेप्शन क्या है। और जहां तक बात है कि काफी अक्सर औकात होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR पे बेस करती है फर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लेकिन क्या होता है पे बैक और बाकी जो दूसरे क्राइटेरिया होते हैं वो क्या करती हैं, बैकअप के तौर पे होती है, इनिशियल स्क्रीनिंग टूल्स के तौर पे लेती हैं। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का हमने पहले भी जिक्र किया था, उसमें क्या होता है कि ये करता है क्या, इसमें आप क्या इंक्लूड करते हैं कि एक तो होता है RF या रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। तो इसमें क्या होगा कि एक तो रिस्क फ्री रेट भी होगा या मार्केट इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन वगैरह भी होगी, या फिर आपका रिस्क फैक्टर क्या है कि वो भी आप यानी कि इस प्रोजेक्ट में लगाने का से क्या रिस्क है या वो लोग क्या समझिए कितना आपको उन्हें रिस्क फेस करना पड़ेगा। और इसे क्या करते हैं हम, इसमें क्या है कि एक चीज जो है कि डिस्काउंट रेट यूज्ड इज, हम जनरली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो कैलकुलेट करते हैं उसे डिस्काउंट रेट के तौर पे लेते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट अगर ज्यादा रिस्की है तो उसे क्या करना चाहिए, अगर ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है तो वैक से ज्यादा आप डिस्काउंट रेट रखें, या वैक में लेट सपोज के वैक आपका 15% है और ये जो है आपका प्रोजेक्ट का ये जो रिस्क फैक्टर है ये या इंटरेस्ट रेट आपको 16, तो आप वैक से ज्यादा लें जस्ट टू इनकॉर्पोरेट द रिस्क। और एट द सेम टाइम अगर लेट मी ब्रीफ कर या इलेबोरेट करता हूं कि प्रोजेक्ट का जो बीटा है ये है 0.7 और कंपनी का बीटा जो है 0.5 है। तो अब क्या है कि क्योंकि प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है कंपनी से, तो इसे क्या है वैक के साथ आपने कुछ परसेंट ऐड करना जस्ट टू रिफ्लेक्ट दैट रिस्क। और एट द सेम टाइम अगर ये प्रोजेक्ट का बीटा है और ये कंपनी का बीटा है तो वैक में से कुछ आपने क्या करना, ये परसेंटेज ऐड नहीं करनी, आपने सब्ट्रैक्ट कर लेनी है। The methods of risk analysis commonly used in practice are conservative estimation of revenue। conservative estimation क्या करते हैं, सेफ्टी मार्जिन कितना आपने रखा है, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट यार्डस्टिक और ये सारे होते हैं, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये काफी ज्यादा है जो कि आपने जजमेंटल बेस्ड होगी, जजमेंट की बेस पे कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है या वो क्या रिक्वायर कर रही है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है। यार ये जो रिस्क फैक्टर का एनालिसिस है प्रैक्टिस में या रियल लाइफ में कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसमें आप क्या कर दें, उसमें इनकॉर्पोरेट कर दें। और की फैक्टर
और जो की फैक्टर्स है अंडरलाइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसे क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन को आप किस तरह डिस्क्रिमिनेट करते हैं या किस तरह पहुंचाते हैं। जो भी पहुंचाते हैं वो कम्युनिकेट भी करनी चाहिए आपको, या करनी पड़ती है विद या टू किसे, जो आपके रेलेवेंट डिसीजन मेकर्स होंगे। एंड दैट कंक्लूड्स अवर टॉपिक, जो हमने डिस्कशन की थी या प्रीवियस 3-4 लेक्चर से डिस्कशन कर रहे थे उसका। वी हैव जस्ट देखें कैश फ्लो डिटर्मिनेशन से रिलेटेड था और रिस्क से रिलेटेड था कि रिस्क में क्या कुछ या रिस्क के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। वी हैव सो फार इस टॉपिक के अंदर काफ़ी डिस्कशन की थी विद रिस्पेक्ट टू रिस्क, और रिस्क को एनालाइज कैसे कर सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। उसमें एक जो मेजर टॉपिक हमने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस किया, दैट वाज स्टैंड अलोन एनालिसिस, और उसके अंदर डिफरेंट एनालिसिस थे या डिफरेंट टेक्निक्स हमने देखी, जिसमें बेसिकली जो हमारी कंसंट्रेशन रही है इन लास्ट 2 लेक्चर्स, उसमें क्या था, डिसीजन ट्री था, और इन दिस लेक्चर जो कंटिन्यू हमने किया था वहीं से, उसके अंदर सिमुलेशन वगैरह और दूसरे एनालिसिस थे, उनका ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया था, उसके एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी। सम पीपल माइट से कि सिमुलेशन वगैरह के, और एक जो छोटा सा कॉर्पोरेट इंडिया का सर्वे था उसमें आप देखें कि डिसीजन ट्री वगैरह ऑल्दो वी फोकस, हमने काफ़ी फोकस किया, लेकिन रियल लाइफ में क्या है कि पीपल सेंसिटिविटी एनालिसिस या सिनेरियो एनालिसिस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू दी अदर टेक्निक। इसके अंदर 2-3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी वन एवर यू आर डिस्कसिंग इट, और फॉर सेक ऑफ फ्यूचर, या आपका जब भी फ्यूचर में कभी भी इंटरेक्शन हो, इफ़ यू गो फॉर एन इंटरव्यू और समथिंग, तो उसमें ये चीज़ देखनी है कि आपने ध्यान में रखना है कि सिमुलेशन वगैरह या ये जो है दे रियली लुक फैंसी, बड़ी फैंसी चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें, नो वन कैन रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट। ह्यूमन जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते ये अभी तक जितने भी मॉडल्स वगैरह डेवलप हुए हैं। उसकी प्राइम रीज़न क्या है क्योंकि कंप्यूटर्स दे डू नॉट थिंक लाइक ह्यूमन। यही वजह है कि हम स्टिल बेस्ड अवर मोस्ट ऑफ द बिजनेस डिसीजंस जो होते हैं वो जजमेंट पे बेस किए जाते हैं, लेकिन 100% नहीं होते। दे ऑलवेज आर बैक्ड अप बाय नंबर्स होते हैं। और इंशाल्लाह इन लेटर लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक जो कंसिडरेशन होती है या स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या इम्पैक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बजटिंग का, क्या इम्पैक्ट हो सकता है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी नाउ। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।